हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th हिंदी क्षितिज अध्याय नंबर 14 या अध्याय संख्या 14 मोहन राकेश को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर है अपना 3। ठीक, देखिए पेज नंबर 78 के लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था, यानी कवि को बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में, कन्याकुमारी की कितनी हजार आबादी में, 8,000 की आबादी में कम से कम यानी मिनिमम 4 से 500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। 4 से 500 शिक्षक ऐसे हैं जो नवयुवक हैं और जो बेकार भी हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना यानी प्रार्थनाएं करना, है ना। प्रार्थना पत्र देते हैं वो, अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। जो नवयुवक कवि से बात कर रहा था वो खुद वहाँ पर क्या करता था, फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ये किसने कहा? कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमा का लगा हुआ है। तो उन नवयुवक ने कहा हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं। सीपियाँ जानते हो क्या होती है? समुद्र में मिलती है ना सीपियाँ। उन सीपियों को फोड़कर उनमें से उनका गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, मतलब इतनी प्रेरणा तो मिलती है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। अच्छा, कवि मोहन राकेश जी को ये दिखाने के लिए, इस प्रेरणा का उदाहरण दिखाने के लिए उन्होंने वहीं से ही, उस नवयुवक ने वहीं से एक सीपी उठाई, उसको फोड़ा और उसका गूदा खा लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों यानी काले चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था यानी उग रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य का अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। अर्घ्य यानी क्या होता है? जल अर्पित करने के लिए, है ना। उगते सूर्य को जल अर्पित करने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बइरे सरकारी मेहमानों को सूर्य उदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे, यानी सुबह का क्या है, समय है। दो स्थानीय नवयुवतियाँ यानी जो वहीं रहती हैं, उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी, है ना। जो स्थानीय युवतियाँ थीं वो उन जो गेस्ट थे उनको क्या दिखा रही थी? अपनी शंख, जो उनकी टोकरियों में शंख थे और मालाएं थी, वो उनको दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। कौन लोग? जो वो गेस्ट थे वो दोनों काम एक साथ कर रहे थे। कौन कौन से दोनों काम? मालाओं का मूल तोल और बाइनोकुलर से सूर्य दर्शन। बाइनोकुलर यानी दूरबीन होती है ना, दूरबीन होती है, उसका दर्शन कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बेकारी के आंकड़े यानी संख्या बता रहा था। बहुत से कडल काक यानी होता है समुद्री पक्षी, है ना। कडल यानी समुद्री, काक यानी पक्षी। तो बहुत से समुद्री पक्षी हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्य उदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग था। बेलाग यानी अप्रभावित। क्या अप्रभावित था? देखो वापस से पढ़ो। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या यानी कन्याकुमारी की बेकारी की समस्या और सूर्य उदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग था यानी अप्रभावित था मैं। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? ये जो पैराग्राफ है इसमें लेखक ने क्या कहा है? देखो, लेखक कहता है कि समुद्र में अनेक काले रंग की चट्टानें थीं। अनेक
काले रंग की चट्टानें थीं जो छोटे छोटे द्वीपों की तरह जान पड़ती थीं। उन चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। उन चट्टानों के वहां से सूर्य उदित हो रहा था, यानी सूर्य उग रहा था। दृश्य अत्यंत सुंदर था। घाट पर अनेक लोग उपस्थित थे। वह उगते हुए समुद्र का पानी भी अनेक रंगों में रंग गया था, है ना। सूर्य के उदय होने के कारण आकाश में अनेक रंग दिखाई दे रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हमने देखा कि जो सूर्य के उदय होने के कारण आकाश में अनेक रंग, है ना, दिखाई देने लगे थे तथा समुद्र का पानी भी अनेक रंगों में रंग गया था। दृश्य अत्यंत सुंदर था। घाट पर अनेक लोग उपस्थित थे। वे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहते थे, यानी जल अर्पित करना चाहते थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस यानी राजकीय अतिथि गृह के बेरे राजकीय अतिथियों को सवेरे की कॉफ़ी पिला रहे थे। वहाँ दो नवयुवतियाँ भी थीं। वहाँ पर उस घाट के वहाँ पर दो नवयुवतियाँ भी थीं। उनके पास टोकरियों में शंख और मोतियों की मालाएं थीं। अतिथिगण उनकी वह चीज़ें देख रहे थे और मोल भाव कर रहे थे। वे अपने बाइनोकुलर्स यानी दूरबीनों से सूर्य को देख भी रहे थे। यह स्थान घाट से कुछ दूर था। यह जो स्थान था वह घाट से कुछ दूर था। लेखक का साथी ग्रेजुएट युवक उसे हर मोहल्ले के बेरोजगार नवयुवकों के आंकड़े बता रहा था। बेकारी लिखा हुआ था ना, बेकारी यानी जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके आंकड़े बता रहा था, यानी उनकी संख्या बता रहा था। अनेक कडल काक यानी समुद्री पक्षी नामक पक्षी उनके पास ही पानी में तैर रहे थे। उनको वहाँ के लोगों की बेकारी का ज्ञान नहीं था, ना वे सूर्य उदय की विशेषता और सुंदरता को जानते समझते थे। कौन? कडल काक, है ना। जो वहाँ के कडल काक थे वो ना तो उस बेकारी के विषय में कुछ जानते थे और न सूर्य उदय की विशेषता के विषय में जानते थे। इसलिए बेलाग यानी होता है अप्रभावित थे। कौन अप्रभावित थे? कडल काक यानी समुद्री पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? चलो। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। मेरे साथियों का कहना था, यानी कवि के साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। मल्लाह यानी क्या होता है? नाव चलाने वाले जो थे ना, वो इसके लिए राजी नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। ठीक है ना। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था जिस रास्ते से हम आए थे। ठीक है ना, उससे कहीं ज़्यादा ही बहुत खतरनाक था जहाँ से वो आए थे ना, क्योंकि मल्लाह जानते थे कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। फिर भी जो लेखक के साथी लोग थे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चलो, घाट के यहाँ से चलो, तो मल्लाह मान गए। तो फिर वो जब वहाँ से लेके गए तो उनको बहुत डर लगने लगा। ठीक है, नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ रही थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुँच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। क्या हुआ? ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, क्या कह रहा था? यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। सरसरी मतलब क्या होता है? सरसरी तौर मतलब होता है गंभीरता पूर्वक सोचे बिना ही, यानी ज़्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं सोचा और ऐसे ही आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, लेखक का ध्यान उसकी बात पर नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है, या कितनी दूरी बाकी है घाट और नाव के बीच, है ना। क्योंकि उनको सफ़र से इतने खतरनाक डर लग रहा था, उनको सफ़र से इतना, क्योंकि लहरें ऐसे उठ रही थी, कभी नीचे जा रही थी, तो वो उनके नाव नहीं डूब जाए, इस कारण उनको डर लग रहा था। इसलिए उनका पूरा जो चेतना थी, उनका जो पूरा ध्यान था वो कहाँ था?
घाट और नाव के बीच के फासला यानी दूरी पर था। ठीक है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर समझते हो ना क्या होता है? भंवर क्या होता है? अगर आपने देखा होगा, आपकी कोई भी जैसे बाल्टी होती है उसमें पानी होता है, अपन हाथ चलाते हैं ना, अपन यूं हाथ घुमाएं उसके अंदर तो एक, और हाथ घुमा के अपने हाथ को हटा लें तो वो एकदम पानी कैसा हो जाता है, गोल गोल घूमने लग जाता है, तो वो भंवर होता है। ठीक है ना। और इसी को यदि हम समुद्र में ले जाएं, इसी चीज़ को हम समुद्र में ले जाएं तो जो समुद्र का पानी होता है वो गोल गोल घूमकर एक ऐसी स्थान बना देता है जहाँ पर पानी घूमता रहता है, तो वो भंवर कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो मोहन राकेश जी हैं वो भी यही कह रहे हैं। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई, है ना। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मतलब 2 बार गई और उससे पहले संभालते मल्लाह यानी नाव चलाने वाले संभालते, तो वापिस से उसके अंदर डूब गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना यानी समझ नहीं रही, है ना। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। समझ आई कब आई? जब भंवर 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आए, भंवर से बाहर निकल आए। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। ये अपने आप हुआ कि नाव भंवर से अपने आप निकली, या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जो पूरी चेतना थी वो कहाँ थी, कहाँ लगी हुई थी? बस उसको भंवर में लगी हुई थी। ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लेखक कहता है कि अचानक एक तेज लहर आई और उसके धक्के से नाव इस तरह डगमगाई कि वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानें थीं, उनके बीच पानी में भंवर पड़ रहा था। उनके बीच पानी में भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक और भंवर में घुसी और चक्कर काटकर दूसरी ओर से उससे बाहर निकल आई। मल्लाहों ने नाव को भंवर से बचाने की कोशिश की, परंतु उससे पहले ही वह पुनः भंवर में पड़कर चक्कर काटने लगी। उस समय लेखक को भंवर तथा उसमें फंसकर घूमती हुई नाव के अतिरिक्त किसी बात का ध्यान नहीं था। उसकी चेतना यानी उसकी समझ उस समय वापस आई जब नाव 3-4 चक्कर काटने के बाद भंवर से बाहर निकल आई। यह कैसे हुआ इसका ध्यान लेखक को नहीं था। नाव भंवर से अपने आप बाहर निकली अथवा भंवर से बाहर निकाली गई, ये कुछ नहीं पता था उसको, या मोहल्लाओं की कोशिश से उसे बाहर निकाला गया, बताना संभव नहीं था। किसके लिए? लेखक के लिए। एक लहर से लेकर नहीं कह सकता, है ना। यहाँ तक का जो मतलब था वो मैंने आपको वापस से समझाया। ठीक है ना। आगे बढ़े तो लिख रखा है, भंवर से कुछ दूर आ जाने पर अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से वे पहले आए थे। मतलब वापिस से पढ़िए इस लाइन को, क्या लिख रखा है? वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे, है ना। यानी उसी रास्ते से वापस लाएं जिस रास्ते से वे आए थे, उसी रास्ते से वापस लेके गए। मतलब जो नवयुवक और मोहन राकेश जी ने अर्जी लगाई थी ना कि भाई घाट की तरफ से लेके चलो, तो वो घाट की तरफ से लेके नहीं गए थे। ठीक है ना। आगे बढ़े, लिख रखा है, कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली या समूह अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल
और कड़ल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। नावों के पाल, पाल यानी कहते हैं नावों के जो पर्दे होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा नावों के जो पर्दे होते हैं वो, और कड़ल काक मैंने अभी बताया था को समुद्री पक्षी के पंख एक से चमक रहे थे, यानी वो चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था, मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था। कहाँ की बीच की दूरी? घाट और नाव के बीच की दूरी नाप रहा था, और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। जो बसें थी उनका टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। उसके बाद इसका मतलब समझते हैं। मतलब इसमें मुख्यतः जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं। लेखक कहता है कि सवेरे कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। वहां उपस्थित भक्तों का एक दल मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर की दीवारों के पास रुककर मंदिर को प्रणाम कर रहा था। सरकारी अतिथि गवर्नमेंट गेस्ट हाउस की ओर लौट रहे थे। लेखक की नाव तथा समुद्र के तट के बीच हल्की धूप फैली थी। उस धूप में नावों के पाल यानी पर्दे तथा कड़ल काक यानी जो समुद्री पक्षियों के पंख चमक रहे थे। लेखक आंखों ही आंखों में अपनी नाव में से समुद्र के किनारे की दूरी का अनुमान लगा रहा था। वह कनानौर लौटना चाहता था। वह मन ही मन सवेरे वहां जाने वाली बसों की समय सारणी पर विचार कर रहा था। तीसरी बस 9:40 पर जाएगी और चौथी बस पता नहीं। ठीक है, फिर आगे लिख रखा है उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कनानौर लौट गया। उसके बाद एक शाम और रुके वहाँ पर कन्याकुमारी में, फिर वे कनानौर लौट गए क्योंकि उनको कहाँ जाना था याद है ना आपको? उनको अपना सूटकेस में जो वो भूल कर आ गए थे अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठियाँ वो लेने जाना था। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी, है ना। जब मैंने वह कॉपी उससे ली यानी चौकीदार से ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यानी कन्याकुमारी से जब लेखक कनानौर आए तो उनको जो निराशा हुई थी ना, उतनी ही निराशा चौकीदार को हुई जब मोहन राकेश जी ने उससे क्या ली, वो कॉपी ली। ठीक है ना। ये हुआ अपना चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।